हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया इज फाइटिंग फॉर न्यू इकोनॉमिक जोन। न्यू इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन। अच्छा जी, इंडिया ने इकोनॉमिक जोन के लिए या तो नई जगह के लिए ओके चेकआउट करते हैं इस वीडियो का क्या है इस वीडियो के अंदर। और इससे रिलेटेड आप लोगों का अगर जो भी ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप लोग भी कोई हमें वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे के लिंक जो है ना आपको आप बायो लोगों में को मिल मिल जाएंगे जाएंगे। और कमेंट और सेक्शन के अंदर भी। तो लेट्स गो। इसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो वो तो बहुत लाजिम कर ज़रूरी है, तो लें और लेट्स गो। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, हाँ जी। लेट्स गो, शुरू करते हैं वीडियो को। ये है इंडिया का वो नक्शा जिसे 145 करोड़ भारतीय जानते हैं, लेकिन ये है इंडिया का वो नक्शा जिसे पाने की जद्दोजहद आज से नहीं बल्कि 90s से जारी है। अब कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इसको पाने की भारत की कोशिश कभी खत्म नहीं हुई। आज भी भारत इसे लेकर अपना वही स्टैंड रखता है जो कभी 90s में रखता था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जिस मोदी सरकार के सर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीएम बनने का ताज सजता है और जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर बनते हैं, आखिर वो अपने 10 साल के कार्यकाल में फिर क्यों भारत की तय की गई बाउंड्री को नहीं बढ़ा पाए? क्या दिखाया जा रहा है ये मैप असल में सच्चा है? और अगर हाँ, तो भारत अभी तक इस समुद्री रीजन को पाने में क्यों असफल रहा है? इंडियन ओशियन में इंडियन ओशन का काफ़ी सारा हिस्सा मेरे ख्याल से इनके कंट्रोल में है, इंडिया के कंट्रोल में तो है। और कुछ हिस्सा बाकी दूसरे तीसरे कंट्रीज के साथ लगता है। चलो देखते हैं, इसकी पूरी पूरी समझ कहानी क्या आएगी। है, चलिए जानते हैं। देखिए, भारत की जब भी बात होती है तो जमीनी हिस्से की टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो एकदम क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जिस हिस्से को हमेशा छोड़ दिया जाता है वो है समंदर। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि भारत के करीब पड़ने वाला सारे इंडियन ओशन पर असल में भारत का ही अधिकार है, लेकिन नहीं, सच्चाई ऐसा से नहीं परे जिस होता। तरह से जमीन बटी हुई है उसी तरह से समंदर में भी हर देश का एरिया बंटा होता है। अक्सर ये जमीन हिस्से से 200 नॉटी माइल्स होता है और इसी इलाके को किसी भी देश की मेन कोस्टलाइन के तौर पर रखा जाता है। इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहकर बुलाया जाता है। अब भारत के लिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये हाईलाइटेड एरिया, और अंडमान निकोबार के करीब भी हमारा ऐसा ही इकोनॉमिक जोन है। कुल मिलाकर ऑफिशियली भारत अपने इस मार्क्ड एरिया में कितना भी डेवलपमेंट करा सकता है। यहाँ पाए जाने वाले हर एक्वेटिक लाइफ, मिनरल और डिस्कवरी पर भारत का ही अधिकार है। मतलब यहाँ चाहे तो भारत एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिलिंग तक करा सकता है और इसके लिए हमें कुछ नहीं बोला जाएगा। कल को अगर हमारे इलाके में किसी तरह की नेचुरल गैस मिलती है तो उसको निकालने, बेचने का अधिकार केवल भारत के पास होगा। इंटरनेशनल लेवल पर कोई दूसरा देश प्रेशर नहीं बना सकता कि भारत उस रिसोर्स को दे दे या इसे किसी दूसरे देश के साथ शेयर। यार अगर कोई बोले या ना बोले, अमेरिका तो बोलेगा। बोले। अगर आपकी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज निकलना शुरू हो जाएंगे ना, तो अमेरिका के पेट में दर्द पड़ना शुरू हो जाता है। तो वो लाजिम कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें, सेंक्शंस लगाने की या तो कोई इस तरह की पहले डील करने की कोशिश करते हैं, फिर डराने धमकाने की, फिर लास्ट में आके तो बस साइड हो जाते हैं, या तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स के साथ ऐसे वो खेल खेल डील जाते हैं। शायद फिर लास्ट तो में डील कर लेते डील हैं। भी नहीं डील करते ना, ये गवर्नमेंट्स को गिराने के लिए ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये देखते हैं कर आगे। ले। इसी तरह अगर हम अपने इकोनॉमिक जोन में हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑफशोर विंड टर्बाइन लगाते हैं या फिर यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पैनल भी लगाते हैं, तो इससे मिलने वाली सारी एनर्जी केवल भारत के हिस्से ही आएगी। अब आते हैं भारत के बदलते नक्शे पर। तो भारत के पास जो अभी इकोनॉमिक जोन है, भारत उसके बजाय अपने इस इकोनॉमिक जोन को मानता है जहां उसकी टेरिटरी एक्सटेंडेड है। इसे लेकर भारत का प्लान भी रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तार किया जाए। लीगली इसे हम अपना हिस्सा बना पाए ताकि इस पर किसी भी डिफेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए भारत के पास सारे राइट्स हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये राइट मिलते कैसे हैं और आखिर वो कौन देश है जो किसी दूसरे को ये अधिकार देता है, तो बता दें कि इसकी अर्जी यूनाइटेड नेशन में लगती अच्छा। है, जहां से अप्रूवल लेकर समुद्र में कोई भी देश अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ा सकता है। लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं है और न ही आसानी से किसी भी देश को यूएन नेशनल बाउंड्री बढ़ाने की इजाजत देता है। यहाँ तक कि कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी मैरिटाइम बाउंड्रीज है ही नहीं, यानी इन देशों के पास कोई इकोनॉमिक जोन होता ही नहीं है। इसमें सबसे पहला नाम है ताजिकिस्तान।
भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे देशों का। दरअसल लैंड लॉक्ड होने की वजह से Landlocked इन है देशों ना। के पास समुद्र का कोई एक्सेस है नहीं और ऐसे में समुद्र के किसी हिस्से पर अधिकार से इन्हें वंचित ही रखा जाता है। कुल मिलाकर मैरीटाइम बाउंड्रीज केवल उसी देश को देखो सिंपल सी बात है यार, जो कंट्रीज समुंदर के साथ है, सी के साथ हैं, इस तरह की या तो जिनके साथ दरिया दरिया वगैरह तो चलो छोटे कंट्रीज के अंदर से भी बह रही होती हैं, लग रही होती हैं, लेकिन समुंदर जिसके साथ है वो उसी का हिस्सा है। अब समुंदर अगर पाकिस्तान के कराची के साथ लग रहा है तो वो कराची की जगह वो हम अफगानिस्तान को दे दे, मतलब पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान को दे इस दे, तरह गलत नहीं है होता। मतलब। पाती हैं जिसके पास समुद्र की करीबी होती है और ऐसे ही देश अपनी बाउंड्री बढ़ाने के लिए अपील भी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि भारत अपनी इस बाउंड्री को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है और आखिर क्या आज तक किसी देश की ये बाउंड्री बढ़ाई भी गई है या नहीं। वेल यहाँ शुरुआत बड़े देशों से करें तो दुनिया में अकेला भारत नहीं है जो अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने की बात कर रहा है, बल्कि यूएसए का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसी तरह से हमें रशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि कई दूसरी कंट्रीज का बड़ा इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। अब जाहिर है यूएसए का इकोनॉमिक जोन पहले से इतना बड़ा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर इसे बढ़ाया गया और ये केवल एक अकेला देश नहीं है जिन्होंने इसे बढ़ाया है, बल्कि अभी तक 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाया है। इस लिस्ट में एक नाम ऑस्ट्रेलिया का भी आता है। इसके अलावा जापान, रशिया, न्यूजीलैंड और चाइना कई कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूएन में प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट करके बढ़ाया है। खुद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी इसे बढ़ाने का राइट आपको देता है और यही नहीं, कई साउथ एशियन कंट्रीज भी आज इसे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। आपको बता दें कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जोन फ्रांस के पास है और इसी तरह यूरोप के बाकी देश भी एक फ्रांस वो दूसरा ट्रेड भी तो बहुत ज़्यादा करता है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सी के थ्रू, मतलब पोर्ट्स के थ्रू जो है ना चीज़ें भेजता बड़ा टेरिटोरियल सी अपने पास रखते हैं। अब भारत का किस्सा भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन यहाँ हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। दरअसल भारत के केस में उसका क्लोजेस्ट कंट्री श्रीलंका है, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक जोन कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ ओवरलैप करता है। ऊपर से इनके बीच में जो पानी है वो इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इनके लिए यूएन की सी ट्रीटी में साफ लिखा गया है कि जब दो देश बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसे देशों में अलग तरीके से बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका की भी यही कहानी है। लेकिन अभी आते हैं मेन पार्ट पर कि आखिर भारत अपने इकोनॉमिक जोन को पाने के लिए क्या कर रहा है। वेल, इसके लिए हमारे देश ने 90s से यूएन में अर्जी लगा रखी है, लेकिन केवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन काफी नहीं है, बल्कि हमें ये प्रूफ करने की भी जरूरत है कि इस हिस्से पर हमारा अधिकार कैसे है और क्यों ये हमें मिलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसे प्रूफ कैसे किया जाता है और इसका भारत को फायदा क्या मिलता है। देखिए, भारत के केस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रूफ करने के लिए सबूत जमीन से ही मिलते हैं। मैप पर जरा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आपको जो कोस्टल लाइन दिख रही है ये इंडिया का लैंड है। यहाँ से मान लो अगर एक मछुआरा आगे जाता है तो धीरे धीरे कानून बदलना शुरू हो जाता है। अगर वो मछुआरा बेस लाइन क्रॉस करके टेरिटोरियल सी पहुंच जाता है तो बिल्कुल वो इंडिया के लॉज के अंडर आता है। ये वो इलाका है जहाँ पे कोई प्लेन नहीं उड़ सकता। इंडिया को कंप्लीट राइट है, यहाँ पे हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करके अगर मछुआरा आगे पहुँच जाता है तो वो पहुँच जाएगा कंटीजियस जोन में। इस जोन में अब देखिए इंडिया एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग तो कर सकता है, मगर जो आसमान के अधिकार हैं वो भारत के पास नहीं होते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर कोई कमर्शियल फ्लाइट या कोई और एयरप्लेन है वो यहाँ पे उड़ नहीं सकता। इंडिया ये नहीं कह सकता कि हमारे एयर स्पेस वायलेट किए जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई मछुआरा या इंडियन सिटीजन एक बार कंटेजियस जोन के पार करके आगे पहुंच जाता है तो फिर वो प्रॉपर्ली एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले इलाके तक पहुंच जाता है। ये एरिया 200 नॉटिकल माइल तक खींचता है। कमाल की बात है कि इन तीनों जोन के अंदर चाहे टेरिटोरियल सी हो या कंटीजियस जोन हो या फिर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनके नीचे हमें भारत की कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है जिसे काफी हद तक अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि भारत की बेस लाइन को क्रॉस करते ही हमारे नीचे केवल स्विमिंग पूल है और सब कुछ बिल्कुल प्लेन है और कोई ऊबड़ खाबड़ धरती नहीं है, बल्कि इसके ऑपोजिट ओशियन में हमें बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ धरती मिलेगी जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। हाँ, ये जरूर है कि कई मील पार करने के बाद
भारत की ये कॉन्टिनेंट शेल्फ गायब हो जाती है। इसके आगे ओशन और ज्यादा गहरा हो जाता है और एक्चुअल में यही वो हिस्सा होता है जो इंटरनेशनल सी बाउंड्री होना चाहिए। भारत आज के समय में भी यही प्रूफ करने में लगा है। कई बार भारत इंटरनेशनल लेवल पर ये भी बोल चुका है कि हमारा एक्सटेंडेड शेल्फ जो है वो केवल 200 नॉटिकल मील तक नहीं है, बल्कि ये इससे भी ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर कल को यूनाइटेड नेशंस के सामने ये एक्चुअली अगर प्रूफ हो जाता है तो भारत का नया नक्शा ये होगा। इसमें हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील से 350 नॉटिकल मील तक पहुंच जाएगा, खासकर जिसमें हमें समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़ी बाउंड्री मिलेगी। मगर इसे पाना इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसे एक ही दिन में नहीं लड़ा जा सकता। भारतीय सरकार एक्सपर्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो चाइना की ट्रेड है वो भी इसी रास्ते से जाती है। अगर तो इंडिया को ये इतना बड़ा एरिया मिलता है तो फिर इसमें सबसे जो यूएन में इनके अगेंस्ट खड़ा होगा वो चाइना होगा। चाइना यही कहेगा कि यार हमारी ट्रेड यहाँ से जाती है और सारा का सारा हमारे रूट्स यही बनते हैं, जो दूसरे कंट्रीज से चीज़ें आती हैं फ़िलहाल तो रूट्स वही बनते हैं। तो हमारे लिए जो है ना मुश्किल होगी, हमें इंडिया तंग करेगा। जाहिर सी बात है चाइना को तो मसले होंगे, चाइना लाजिम से इस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होगा। और डिप्लोमेट्स चाहे इसे कितनी ही जल्दी क्यों ना पाने की कोशिश करें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसके तहत 1999 से लेकर अभी 2024 तक भारत पहले ही कई प्रूफ दे चुका है। अब तक टोटल 6000 पेजेस ऑफ रिसर्च यहाँ हमारे एक्सपर्ट सबमिट कर चुके हैं। शायद आप ये ना जानते हो, लेकिन स्पेसिफिकली यूएन में जमा कराना होता है ना, कि आपने बताना होता है कि यार ये जगह हमें चाहिए, ये जगह हमारे पास होनी चाहिए, हमें इस जगह की ज़रूरत है और ये जगह हमारी बनती है, हमें इससे मतलब कुछ रिसर्च करनी है या कुछ भी करना है तो उस हिसाब से ये हमारी जगह बनती है। मतलब बिल्कुल हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें वो शो करते हैं। इसके लिए हमारे कई साइंटिस्ट दशकों से मेहनत कर रहे हैं। ऊपर से स्पेसिफिकली हमने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इस बाउंड्री को पाने के लिए खर्च किए। प्रूफ के तौर पर यहाँ पर ये वीडियो एविडेंस फुटेज से लेकर सॉइल सैंपल और कई चीजें जमा भी हो चुकी हैं। लेकिन यूएन की स्पेसिफिक बॉडी ये अभी भी डिसाइड कर रही है कि किस कंट्री का कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वो लोग तो अभी तक इवैल्यूएट ही कर रहे हैं कि इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा भी सकते हैं या फिर नहीं। अब भारत की सिचुएशन में इतना टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के इकोनॉमिक जोन को देखते हुए भी ये फैसले लेने। जाहिर है अगर हम अपना समुद्री हिस्सा बढ़ाएंगे तो इसमें पड़ोसी देशों की बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना होगा। ऊपर से जो एरिया वो लोग क्लेम करते हैं उनका इकोनॉमिक जोन भी इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब के चलते ऐसे फैसलों को लेने में समय लगता है। जाहिर है अगर कभी भी जब किसी देश की कोई भी बाउंड्री बदलती है तो पड़ोसी के कान जरूर खड़े हो जाते हैं, खास तौर पर तब जब पड़ोसी देश आपके काफी करीब हो। इसमें पहला नाम है बांग्लादेश और म्यांमार का, जिनके साथ हमारा एक स्मॉल पोर्शन बे ऑफ बंगाल पर ओवरलैप करता है। ऐसे में जाहिर है भारत का क्लेम म्यांमार के क्लेम से अलग होता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्लेम भी एक दूसरे से अलग हैं। उधर सी टेरिटरीज को लेकर ओमान के भी कुछ क्लेम्स हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि थोड़े बहुत इश्यूज तो हमेशा रहेंगे और इन प्रॉब्लम्स को ही ध्यान में रखते हुए यूएन को ये फैसला सुनाना होगा। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ बहुत मुश्किल है। मतलब ये यूएन के लिए बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ के ऊपर फैसला देना कि किसी भी कंट्री को उसके समुंदर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जगह दे देना, ज़्यादा एरिया दे देना। क्योंकि अगर तो जो ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन एक साइड से चलो इंडिया के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और ये श्रीलंका है, ये कंट्रीज़ हैं। और दूसरी साइड पे, सामने वाली साइड पे सारे अरब कंट्रीज़ हैं जिनमें से ओमान सबसे करीब पड़ता है। और ओमान के और पाकिस्तान के गवादर के भी दरमियान में कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं है। तो देखा जाए तो वो कंट्रीज़ भी क्लेम करेंगे और वो कंट्रीज़ भी अगेंस्ट, और पाकिस्तान और चाइना, और मैंने बताया ना, चलो चाइना अगर नहीं भी करता तो पाकिस्तान के पीछे बैठ के चाइना लाजिम ये चीज़ करेगा। पाकिस्तान को कहेगा कि आप लोगों ने मतलब इस केस को लड़ना है यूएन में कि चाहे इंडिया को ये जगह ना मिले, मतलब मज़ीद आगे एक्सटेंड ना हो सके। तो लेकिन ये इस तरह के केसेस होते हैं जो कि सालों साल चलते हैं। ये तो अभी भी 90s के दौर का अगर केस चल रहा है तो अभी तक हल नहीं हुआ, तो हो सकता है आने वाले और 50-60 सालों तक ये इस तरह का ये चलता ही रहे और ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कल ही मिल जाए।
बहरहाल वो चीज़ें डिपेंड करती हैं यूएन के अंदर बैठे हुए लोगों पे कि कौन किसका साथ देता है और किस तरीके से वहाँ पर चीज़। पावर भी यहाँ पे वो पावर बहुत मैटर मैटर करती करती है, है बहुत गैस। मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर मैं यही तो बता रहा हूँ, अगर इंडिया है ना, इंडिया हम्म ठीक ठाक इस टाइम पे पावरफुल कंट्री है और इसकी हम्म बात मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उस साइड पे चाइना भी तो है पीछे खड़ा हुआ, तो तंग करने के लिए चाइना है, फिर पावरफुल कंट्रीज के अंदर अमेरिका। ना भी आए तो नहीं, अमेरिका का तो इसमें कोई लेना हम्म देना नहीं है, अमेरिका इंडियन ओशन से बहुत दूर है। तो खैर, वीडियो इंटरेस्टिंग थी, अगर आप हम्म। लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, हम हम लोग मिलते मिलते हैं। हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो